घूंघट वाली और मॉडर्न बहू का क्रिसमस। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। यहाँ शिवांगी पूजा कर रही होती है तो वहाँ तेजस्विनी रसोई से उठकर आती है और अपनी बहू को पूजा पाठ करते हुए देखती है। क्या बात है बहू, सुबह सुबह भगवान की पूजा कर रही हो तुम। तुम तो पूरी ही सर्वगुण संपन्न बहू हो। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, हमारी माँ ने सिखाया है कि सुबह उठते ही पूजा पाठ करना घर की लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा होता है और घर में बरकत आए, यही तो मैं चाहती हूँ। बहुत खूब बहू, बस ऐसे ही चलता रहना चाहिए। लेकिन हमारी विलायतन बहू कहाँ है जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर इस घर में पधारी है? तभी बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आती है। बाप रे बाप, देखो तो सही कितनी तेज म्यूजिक सिस्टम चला रखा है, पूरे घर को हिला दिया है। अरे जाओ शिवांगी बहू, देख कहीं सारे बर्तन नीचे गिरकर टूट ना जाए, पूरे घर में भूचाल जैसा आ गया है। तेजस्विनी ऐसे बोल ही रही होती है कि उधर उसकी क्रिश्चियन बहू बिस्तर से उठकर गाने पर डांस करने लगती है। मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ। तभी तेजस्विनी एनेस्थीसिया के कमरे में आती है और उसे कहती है, अरे बहू बस कर, हा? और कितना ज्यादा सर घुमाएगी हमारा? इतनी ज्यादा साउंड में तुझे पता है ना, ज्यादा तेज लाउड स्पीकर मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी आपकी सेहत के लिए तो कुछ भी ठीक नहीं है। ये गाने तो मैंने इसीलिए बजाए हैं क्योंकि आज क्रिसमस है, आज मेरा दिन है, आज सांता क्लॉज के आने की तैयारी करनी है। हाँ बहू, मुझे भी पता है कि तू हमेशा क्रिसमस डे बनाती है, लेकिन थोड़ा सा अपने पहनावे में सुधार ला। है? ये तूने क्या पहना है? अरे गांव की औरतें देखेंगी कि हमारी बहू इतने छोटे कपड़े पहनती है तो क्या ही सोचेंगी। ओहो माँ जी, आप तो अभी भी ओल्ड जमाने में जी रही हो। अरे जमाने के साथ चलो। और फिर मैंने बचपन से ऐसे कपड़े पहने हैं, मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है। समीर सो रहा है, देख रहा है अपनी पत्नी को, अपनी सास की एक नहीं सुनती है। आज मोहल्ले की औरतें जब घर पर आएंगी क्रिसमस पार्टी के लिए तो उन्हें कैसा लगेगा बहू के छोटे कपड़े देखकर। माँ आप चिंता क्यों कर रही हो? मैंने पहले ही एनेस्थीसिया की लॉन्ग ड्रेस मंगवाई है, पूरा गाउन है जिसमें वो पूरी ढक जाएगी, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा और क्रिश्चियन लुक भी आ जाएगा। अरे हाँ, वो तो मैं देखती हूँ शाम को तेरी पत्नी क्या पहनती है और क्या नहीं। तेजस्विनी की एक बहू तो घूंघट वाली होती है जो कि बहुत ही संस्कारी होती है। वो पूरे घर में पूजा पाठ करती है जिसके चलते तेजस्विनी उसकी बहुत तारीफ करती है। सभी लोग नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं जहां शिवांगी सभी के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर तैयार करके उन्हें देती है। आप सभी का गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, आप सभी नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मैं क्रिसमस के लिए घर को सजाना शुरू करूंगी। आह क्या खुशबू आ रही है खाने से। अरे बहू, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, जब से तू घर के अंदर आई है रोजाना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। और एक वो निकम्मी है जो कभी खाना बनाने में हाथ ही नहीं लगाती, ऊपर से फ्री पॉकेट का खाने के लिए आने में भी बहुत आनाकानी करती है। तभी वहां पर एनेस्थीसिया आ जाती है और अपनी ड्रेस दिखाते हुए कहती है, तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मुझे पता है क्रिसमस के लिए मैं यहाँ बहुत प्यारी ड्रेस पहन कर आई हूँ, तो अच्छी ही लग रही होंगी ना। वैसे आज नाश्ते के लिए क्या बनाया है माँ जी? हे भगवान, जिस चीज का डर था वही हुआ। देखा, मैंने कहा था ना समीर, तेरी पत्नी किसी की नहीं सुनती है, इतने छोटे कपड़े पहन कर आई है। अरे मेहमान आएंगे तो अगर इसे इतने छोटे कपड़ों में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे शिवांगी बहू, तू ही इसे कुछ सिखा दे। एक तो तू इतनी संस्कारी और ऊपर से ये है कि जो छोटे मोटे कपड़े पहनकर जब मर्जी कहीं भी आ जाती है। आपको दिक्कत क्या है मुझसे? हाँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अरे मैं कितने महीने से यहाँ ऐसे ही कपड़े तो पहन रही हूँ ना,
लेकिन फिर भी देखो, रोजाना आपकी आदत बन गई है मेरे कपड़ों को टोकने की। कम से कम आज क्रिसमस डे का दिन है, आज के दिन तो चुप हो जाती। एनेस्थीसिया शांत हो जाओ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो ड्रेस मैं लेकर आया था, तुमने वो क्यों नहीं पहनी? वो बहुत बड़ी है, उसमें मुझे घुटन हो रही है। हे भगवान, बताओ तो, यहाँ 4 स्वेटर पहने हैं, ठंड इतनी हो रही है और इस लड़की को जवानी चढ़ी है, अब कौन ही समझाए। माँ जी, आप शांत हो जाइए ना, आपका बीपी लो हो जाएगा। बहू, तुझे मेरी कितनी चिंता है, तू तो बहुत अच्छी है। तेरी तारीफ करते करते तो पूरा दिन ही निकाल दूं मैं। और इस एनेस्थीसिया को देखो, मजाल है कि अपनी सास की कोई बात सुन ले। खैर, मैं तो जा रही हूँ अपनी सहेली के घर, अब तुम ही देखो अपना क्रिसमस। तेजस्विनी ऐसा कहकर अपनी सहेली के घर चली जाती है। इसके बाद शिवांगी और एनेस्थीसिया क्रिसमस पार्टी के लिए घर को सजाने लगती है। एनेस्थीसिया घर को मॉडर्न तरीके से सजाने की कोशिश करती है, तो वहीं शिवांगी पूरे घर को फूलों की माला और गुलाब की पत्तियों से सजाती है। ओह माय माय, तुम्हें कितनी बार कहा है, ये दिवाली नहीं है, क्रिसमस है, क्रिसमस। कम से कम आज के दिन तो ये फूलों की माला मत लगाओ। लेकिन एनेस्थीसिया, घर सजाने के बाद तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, तो चलो पहले क्रिसमस ट्री सजा देते हैं। दोनों बहू मिलकर क्रिसमस ट्री सजाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसमें भी एनेस्थीसिया को प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते वो शिवांगी से कहती है, ओह बस, बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हारे साथ इस घर को नहीं सजाना है। आज तुम अपनी सजावट अपने तरीके से एक तरफ करो और मैं अपनी सजावट अपने तरीके से एक तरफ करूंगी। तुम जैसी गंवार औरत के साथ मैं क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर घूंघट वाली बहू को बहुत बुरा लगता है। वहीं मॉडर्न एनेस्थीसिया अपने मॉडर्न तरीके से क्रिसमस डे को मनाने की कोशिश करती है, तो वहीं शिवांगी फूलों की माला से पूरे घर को सजाकर और फूलों की माला से ही क्रिसमस ट्री को भी अच्छे से सजाती है। पूजा की थाली से वो क्रिसमस ट्री की पूजा करती है और उसे जल चढ़ाती है। जैसे ही घर पर मेहमान आकर ये सब देखते हैं, वो सभी शिवांगी की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छे से घर को सजाया है, कितना सुंदर लग रहा है। और तू तो क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री की पूजा भी कर रही है। पेड़ को पूजना बहुत अच्छी बात है। अरे हमारी देसी घूंघट वाली बहू बहुत संस्कारिक है, उसे हर एक चीज तरीके से करनी आती है। जब तक हम भगवानों का आदर नहीं करेंगे तो कैसे उन्हें हमारी भक्ति दिखाई देगी, हैं? अरे घूंघट वाली बहू, साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तभी सभी मेहमान जब एनेस्थीसिया को देखते हैं, तो वो उसके छोटे कपड़ों के ऊपर कमेंट करते हैं और उसे समझाते हैं। हम लोग तुमसे कितने बड़े हैं और हमारे सामने तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर खड़ी हो। ऊपर से तुमने इस पूरे घर को मॉडर्न तरीके से सजाया है। लेकिन देखो, शिवांगी बहू कितनी समझदार और सभी चीजों का पालन करने वाली बहू है। तुम्हें उससे सीखना चाहिए कि हर एक चीज का आधार कैसे करना चाहिए। अरे रहने दो बहनों, क्यों समझा रही हो इस बेचारी को? इसे समझाकर कोई फायदा नहीं है, इसे तो हमारी बातें कड़वी लगती हैं। आखिर क्रिश्चियन परिवार से जो आई है, चलाएगी तो अपनी ही ना। तेजस्विनी के ऐसा कहने पर एनेस्थीसिया को अपनी गलती का एहसास होता है। पहले तो वो शिवांगी से आकर चिढ़ रही थी, लेकिन बाद में वो साड़ी पहनकर आती है और सभी से माफी मांगती है। सभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये भूल गई थी कि हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं और हमें इस तरीके से चलना चाहिए। मैं तो बस अपने क्रिश्चियन त्योहार को अपने क्रिश्चियन तरीके से ही बना रही थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आप सभी की खुशी के चलते वही चीज करनी चाहिए थी जो सबको पसंद आनी चाहिए। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। एनेस्थीसिया को अपनी गलती का एहसास करते हुए देख सभी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद तेजस्विनी अपनी दोनों बहू को बहुत प्यारा गिफ्ट देती है और वो सभी उस दिन क्रिसमस पार्टी को बहुत अलग तरीके से एंजॉय करते हैं और खुशी खुशी क्रिसमस पार्टी बनाते हैं। जिसके बाद अब एनेस्थीसिया अपने ससुराल के तौर तरीके सीखती है और खुशी खुशी रहने लगती है। बबीता बेटी, सारी तैयारी हो गई? जी माँ, आरती की थाली तैयार है और कलश भी, बस अब दोनों भाभियाँ जल्दी से आ जाएं। इतने में बड़ी महंगी सी गाड़ी ओमवती के एक गरीब घर के बाहर आकर रुकती है। चंदा दीदी, बबीता दीदी, देखो भाभी आ गई। आओ बहू, तुम दोनों का स्वागत है। तभी दोनों अपनी गरीब नंद के छोटे गंजे बालों को देखकर मजाक उड़ाने लगती हैं।
ओह तेरी, ये क्या फिल्म है हमारी? तीनों प्यारी ननंद तो गंजी हैं। मोनिका चुप कर, ऐसे थोड़ी मजाक उड़ाते हैं। वैसे ये थोड़ा थोड़ा बॉय कटिंग सा मिल रहा है। अपना मजाक उड़ता देखकर उनकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। तीनों ने अपनी भाभियों को लेकर जो कुछ भी सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा निकला। रेखा, मेरी बच्ची चुप हो जा, रो मत। माँ, पूरी दुनिया तो हमारे गंजी बालों का मजाक बनाती ही थी। सोचा था भाभियां अच्छी होंगी, पर उन दोनों ने भी हमारी कितनी बेइज्जती की। अगर आज भी हमारे लंबे बाल होते तो ये नहीं होता। अगली सुबह स्वाति और मेनका मेकअप किए बाल खोलकर बाहर आती हैं। अरे वाह भाभी, आप दोनों के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। तू अरे ओ एरट्टो, तेरे खुद के बाल तो है नहीं, गंजी कहीं की मेरे बालों को भी नजर लगा रही है। नहीं भाभी, मैं तो बस। भाभी, रेखा तो आपके बालों की तारीफ कर रही थी। मुझे ना तुम तीनों गंजियों की तारीफ नहीं चाहिए। चलो अब जल्दी से उठो और नाश्ता बनाकर कमरे में ले आओ। पर बहू, आज तो तुम दोनों की पहली रसोई है। सासू माँ, हम दोनों इस गरीब खाने में एडजस्ट कर रही हैं, यही बहुत है। वैसे भी इस घर का खर्चा हमारे पति चलाते हैं, इसलिए अब हमारी इन तीनों गंजी ननंद रानियों को मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी। यहाँ रहना है तो झाड़ू बर्तन खाना सब करना पड़ेगा। अपनी दोनों अमीर घमंडी भाभी का बुरा बर्ताव देखकर तीनों रो पड़ती हैं। भाभी, हम सारा काम कर देंगी, आप बस माँ को कुछ मत कहिए। इसी तरह से दिन बीतते हैं। स्वाति मोनिका उससे बहुत खूब काम करवाती, मगर धीरे धीरे मोनिका और स्वाति बेचारी अपनी गरीब नंद के साथ अत्याचार करने लगती हैं। रेखा, अरे ओ चंदा, दोनों यहाँ आओ। जी स्वाति भाभी। स्वाति दोनों के बाल पकड़कर खींचने लगती है। क्योरी काम चोरनियों, 10 रोटी खाने को हो मगर ढंग से सफाई करने को नहीं। तुम्हारे सर पर 4 बाल है ना, इसे भी मैं नोच डालूंगी आज। दर्द से, माँ छोड़ दीजिए भाभी, हमारे बाल छोड़ दीजिए। माँ, बबीता दीदी बचाओ। चंदा, रेखा, भाभी छोड़िए इन्हें। तभी ओमवती रोते हुए कहती है, बहू, अरे ऐसे तो कोई कसाई भी जानवरों के साथ पेश नहीं आता जैसे तू अपनी ननंद के साथ कर रही है। शुभ, तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी तेरी बहनों के बाल खींच कर मार रही है और तू देख रहा है। देखो माँ, एक तो ये तीनों इतनी भद्दी शक्ल की हैं, ऊपर से एक सफाई भी ठीक से नहीं करती, तो स्वाति को गुस्सा आएगा ही ना। तू भी बीवी का पक्ष ले रहा है, मगर मेरी बच्चियां अब तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगी। बहू, अब ये ब्याह कर अपने घर जाएंगी। पर आपकी इन तीनों परकटी बेटियों से शादी करेगा कौन? सासू जी। ओमवती अपनी बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढने लगती है, मगर हर कोई उन्हें देखकर रिश्ते से मना कर देता। सुनिए भाई साहब, बहन जी रुक जाइए, मेरी बच्चियों को ठुकरा कर मत जाइए। माफ करना ओमवती बहन जी, मगर हमें ऐसी गंजी भद्दी बहुएं नहीं चाहिए, वो भी बिना दहेज के तो बिल्कुल भी नहीं। ये रिश्ता भी कट गया सासू माँ, आप बेकार में हाथ पैर मार रही हैं। हमारी इन गरीब बिना बाल वाली ननंद को कोई ब्याह कर नहीं ले जाएगा। ये तो जिंदगी भर अपनी भाभियों की ही गुलामी करेंगी, बदले में कुत्ता समझकर 2 रोटी डाल देंगे हम इनके आगे। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है माँ, अब आप हमारे लिए रिश्ता ढूंढना बंद कर दीजिए। सीता जी एक सुंदर राजकुमारी थी, फिर भी जनक जी ने दहेज दिया था। फिर हम तो भद्दी शक्ल के बिना बाल वाली गरीब हैं, हमसे क्यों कोई शादी करेगा। बेचारी तीनों हालातों से हारकर घुटने टेक देती हैं। अब मोनिका और स्वाति किसी भी काम की गलती के लिए उन्हें मारती पीटती। फिर एक दिन शीशे के आगे मेकअप करते हुए, ओह माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ मोनिका। अरे ओ गंजी भूतनी सी शक्ल की, देख क्या रही है, पोंछा लगा। भाभी, वो डिब्बे में क्या है? ये हम जैसे अमीरों का शैम्पू है, इससे बाल घने मोटे और लंबे रहते हैं। भाभी, क्या आप थोड़ा सा शैम्पू मुझे भी देंगी? औकात देखी है तूने अपनी? तुम जैसे गरीबों के लिए 50 पैसे वाले शैम्पू हैं, वही लगाओ। चल फुट यहाँ से। चंदा रोते हुए बाहर आ जाती है। तभी एक शैम्पू बेचने वाला उनके दरवाजे पर आता है। शैम्पू ले लो, एक बार लगाओ और बालों को बढ़ाओ, जैसे भी हो बाल, शैम्पू दिखाएगा कमाल। एक बोतल बस 20 रुपए में, 20 रुपए में। चाचा, क्या सचमुच इस शैम्पू को लगाने से बाल लंबे घने हो जाएंगे? हाँ बेटी, एकदम घुटनों तक बाल लंबे घने हो जाएंगे। चंदा वो शैम्पू खरीद लेती है और रेखा बबीता को भी इसके बारे में बताती है,
पर उस शैम्पू से सर धोते ही तीनों को तेज जलन मचती है और वो आईने में आकर देखती हैं कि उन तीनों के सारे बाल एकदम झड़ चुके हैं। नहीं, मेरे बाल, ये क्या हो गया? दीदी, मेरे भी सारे बाल झड़ गए। तभी कमरे में स्वाति मेनका आती हैं। अरे ये क्या, तुम तीनों का सर एकदम सफा चट कैसे हुआ? अरे हमारी कंजी ननन, बताओ ना। रेखा, बबीता, चंदा, तुमने क्या लगाया था? माँ, एक बूढ़े चाचा गली में शैम्पू बेचने आए थे। उन्होंने कहा इसे लगाने से बाल लंबे हो जाएंगे, तो बस लंबे बालों के लालच में गजनी ही बन गई। चलो अब शौक मनाना बंद करके काम पर लग जाओ। तीनों काम पर लग गईं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और ए गंजी पटेल, चलो ये पकड़ो पैसे और स्टोर जाकर राशन खरीद कर लाओ। आते समय बाजार से सब्जी भी लाना। भाभी, हमें बाजार मत भेजिए ना, लोग हम पर हंसेंगे। ये तो बढ़िया बात है, कम से कम उन लोगों का खून तो पड़ेगा। चलो अब ये झोला लो और एकदम दफा हो जाओ। फिर जैसे ही तीनों बाजार में आती हैं, कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। प्रिंस मोदी 3 गंजी चलेने चढ़ाते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ चल। गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। रेखा, चंदा, जल्दी चलो। तीनों रोते हुए दौड़ने लगती हैं। तभी बच्चे उन्हें पत्थर मारते हैं। वहीं बाजार से थोड़ी दूर उन्हें एक बुढ़िया तेल बेचती दिखती है। ये लो बेटी, बाल लंबे करने का तेल ले लो, 50 रुपए का पूरा बोतल है। बस करो अम्मा, आप जैसे ठगुरे लोग ये नकली तेल शैम्पू गरीबों को सस्ते में बेच तो देते हैं, पर नुकसान भुगतना उन्हें ही पड़ता है। बेटी, ये जादुई तेल है, यकीन नहीं होता तो तुम ऐसे ही ले जाओ, पैसे भी मत दो इसके। बस आज की रात लगाकर सो जाना और कल नतीजा तुम तीनों को मिल जाएगा। तीनों बुढ़िया का दिया तेल उस रात लगाकर सो जाती हैं। पर सुबह का नजारा देखकर वो दंग रह जाती हैं। उनके लंबे काले बाल बिस्तर से नीचे तक भी लहरा रहे थे। अपने लंबे बालों को देखकर तीनों गरीब नंद बड़ी खुश होती हैं। हमारे बाल इतने लंबे, घने, काले, मोटे हो गए। दीदी, कहीं हम तीनों कोई सपना तो नहीं देख रहे? मतलब उस बूढ़ी अम्मा ने हमें सचमुच में जादुई तेल दिया था, इसे ही हमारे गंजे सर पर इतने लंबे घने बाल आ गए हैं, जैसा कि हम चाहती थी। चलो माँ को दिखाते हैं। देखो माँ, अब आपकी गरीब बेटियों के पास भी लंबे घने बाल हैं। हाँ मेरी बच्चियों, और तुम तीनों का चेहरा भी एकदम चांद के जैसे चमक रहा है। सारे दाने दाग धब्बे भी गायब हो गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब तुम तीनों का रिश्ता बिना दहेज के हो जाएगा। मेरी गरीब बेटियों की भी डोली उठेगी और बारात भी आएगी। ऐसा कहते कहते गरीब मोमबत्ती खुशी से रोने लगती है। पर दोनों अमीर घमंडी भाभियां अपने गरीब तीनों नंद के लंबे घने बाल देखकर जल जाती हैं। ये क्या चक्कर है? इनके गंजे खोपड़ी पर इतनी हरियाली कैसे छा गई? अरे हमारी प्यारी ननन, कितनी सुंदर लग रही हो तुम अपने लंबे बालों में, पर ये हुआ कैसे? दिल की साफ होने के कारण तीनों उनको सब बता देती हैं। पर फिर उनसे वो जादुई तेल मोनिका स्वाति छीन लेती है। अब ये तेल हमारा हुआ, इसे लगाकर हम तुम गरीबों से ज्यादा लंबे बाल करके दिखाएंगे। और भी लंबे बाल पाने के लालच में दोनों वो सारा तेल अपने बालों में लगा लेती हैं। पर उनके सारे बाल झड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हमारे बाल खुद झड़कर जमीन पर क्यों गिर रहे हैं? मोनिका, ये पक्का जादुई तेल ही है ना? अरे कुछ करो। अच्छा हुआ आप दोनों के साथ, ऐसा ही होना चाहिए। आप दोनों के दिल में हम गरीब ननद के लिए जो नफरत और चिढ़ भरी हुई है, उसी का ये नतीजा है। आखिर में अपने लंबे बाल खोकर स्वाति और मोनिका का घमंड टूट जाता है और वहीं थोड़े दिनों बाद उनकी तीनों गरीब लंबे बालों वाली नंद की शादी अमीर परिवार में हो जाती है और तीनों खुशी खुशी ससुराल चली जाती हैं। ज्यादा लालच और घमंड अक्सर इंसान को ले डूबता है। मोनिका और स्वाति के साथ भी यही हुआ।